हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर है आपका भाई क्लास 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर, जो कि है हेनरी का नियम। आज हम हेनरी का नियम, हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। आपको एक एक पॉइंट क्लियर होने वाला है और बेहतर तरीके से क्वेश्चन आपको रटने वाला है। बस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक, भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो भाई को सपोर्ट करना तो बनता है, बस थोड़ा सा सपोर्ट और कर दीजिए, बस इतनी कृपा कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का एक क्वेश्चन अपना जो हेनरी का नियम है उसको समझने वाले हैं बहुत सिंपल तरीके से। बस हमारी बात को गौर से सुनिएगा। मान लीजिए जैसे हमने लिया एक पात्र लिया, एक बर्तन लिया, इसमें किसी विलायक को भर दिया। विलायक तो आप जानते हो, जो अधिक मात्रा में होते हैं वे क्या कहलाते हैं? विलायक कहलाते हैं। मान लीजिए जैसे हम कह दें जल, जल क्या होगा? एक विलायक होगा जिसमें किसी पदार्थ को घोलना होता है, वो क्या होता है? जल। मतलब जल ले लिया हमने, ठीक है, वो विलायक होता है। तो इसमें हमने बात की कि हमने कहा कि भाई CO2 को घोलिए, इसमें किसको? कार्बन डाइऑक्साइड के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को घोलिए। बर्तन खुला हुआ है, घोल के बताइए। तो भाई सोचा, डाल के देखा, नहीं घुली, उड़ गई, उसमें रुक नहीं रही थी भी। तो फिर कैसे हुआ कि हेनरी ने फिर क्या होता है कि फिर हेनरी ने कहा कि मैं घोल के बताता हूँ। हेनरी ने फिर एक नियम दिया कि गैस कैसे नहीं घुलेगी, उससे कि मैं बताता हूँ। तो हेनरी ने क्या किया कि आप ऐसा करिए कि इस जो द्रव है, द्रव में आप गैस CO2 को डालिए और उसको डालकर ऊपर से एक दाब लगा दीजिए। इसको दाब लगा कर रखिए, कैसे नहीं घुलती। और आप जितना दाब लगाओगे उतनी ही घुलती जाएगी, उतनी ही चली जाएगी। फिर क्या होगा? देखा, जैसे ही दाब लगाया तो वे क्या होगी? गैस किसमें क्या होगी? घुल गई। तो जितना दाब लगाते जाए उतनी गैस घुलती जाए। तो वही देखो, नियम भी बताया कि हेनरी का नियम क्या हो गया इसके आधार पर। देखिए कि स्थिर ताप पर, ताप कैसा होना चाहिए? स्थिर, यानी T क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, ठीक है। पर किसी द्रव में घुली हुई गैस का द्रव्यमान, घुली हुई गैस का द्रव्यमान यानी क्या हो जाएगा आपका? M। घुली हुई गैस का द्रव्यमान उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है, यानी M समानुपाती P होता है। यानी याद हो जाएगा क्या पढ़ा? सिर्फ हमने छोटी सी पॉइंट तो देखा कि कोई विलायक ले लिया, यानी जैसे मान लीजिए जल लिया, उसमें किसी गैस को घोला और उस पर क्या लगाया? दाब। तो वही बात हुई, कोई गैस को घोलना होगा और उस पर जो दाब लगाया जाता है वो क्या होता है? एक दूसरे के समानुपाती होती है। यानी कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुले हुए गैस का द्रव्यमान उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। यह हेनरी का नियम होता है, यानी M अनुक्रमानुपाती। अगर हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आ जाता है? K। और K क्या होता है? यहाँ पर नियतांक या स्थिरांक होता है। जहाँ K क्या होता है? जहाँ K एक स्थिरांक है। क्या होता है? स्थिरांक है। K क्या होता है? स्थिरांक होता है, ठीक है। क्लियर है? K स्थिरांक हो जाता है। फिर देखिए, अगर हम इसी को हम किस रूप में लिख दें? इसी जो हेनरी के नियम को कि गैस की विलयन में मूल प्रभाज के रूप में बनाए। अगर किसके रूप में? मूल के रूप में बनाए, मूल प्रभाज के रूप में बनाए, तब क्या होगा कि किसी विलयन में गैस का मूल प्रभाज उस विलयन में उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यानी आंशिक दाब क्या होगा? P समानुपाती क्या हो जाएगा? X। और अगर हम इस X को अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटा देते तो क्या आ जाता है? KH हो जाता है इंटू X। ए हो जाता है हेनरी का सेकंड, यानी किसके रूप में? मूल प्रभाज के रूप में नियम हो जाता है। तो क्या हो जाएगा कि किसी विलयन में गैस का मूल प्रभाज उस विलयन में उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, यानी P समानुपाती X। X क्या होता है? मूल प्रभाज होता है। यहाँ पर लिख देंगे कि X क्या होगा? आपका मूल प्रभाज हो जाएगा, ठीक है। और जो KH होगा वो हेनरी नियतांक होगा। क्या होगा? हेनरी स्थिरांक हो जाएगा, या नियतांक बोलते हैं, हेनरी स्थिरांक, ठीक है, स्थिरांक हो जाएगा। और आपका P क्या हो जाएगा? आंशिक दाब हो जाएगा, ठीक है, आंशिक दाब हो जाएगा। ये मूल प्रभाज के रूप में हेनरी का नियम हो जाता है। तो हेनरी के नियम याद हो गया। क्या हो गया? पहला पढ़िए कि अगर ये आप ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुली हुई गैस का द्रव्यमान और उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। ये हेनरी का नियम हो जाता है। फिर देखिए, अब सीमाएं की बात की जाए तो एक तनु विलयन पर ही लागू होता है। कैसे विलयन पर? हेनरी के नियम
तनु विलयन पर लागू होता है, ये पहला अनुप्रयोग होता है। और दूसरा निम्न दाब तथा उच्च ताप पर लागू होता है। दाब कम होना चाहिए और ताप अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो निम्न दाब और उच्च ताप पर लागू होता है। दूसरा देखिए, यह नियम उन गैसों के लिए लागू नहीं होता जो जल में घुलकर आयनों में टूट जाती, जैसे HCl होता है। HCl को अगर जल या अम्ल में या घुलने पर ये कितने 2 आयनों में टूट जाती है, यानी H+ और Cl- में टूट जाती है, यानी इनका जल अवघटन करने पर ये क्या हो जाती है, 2 आयनों में टूट जाती है। तो इन पर लागू नहीं होता है कि जो अगर टूट रही हूँ तो उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। तो किस पर, HCl हो सकती है ऐसा कि यह नियम उन गैसों के लिए लागू नहीं होता जो जल में घुलकर आयनों में विघटित हो जाती है, उन पर लागू नहीं होता। फिर देखिए, गैस विलायक के साथ क्रिया ना करता हो। कैसी गैस चाहिए, जो विलायक भरा है उसमें उससे क्रिया ना करे, तो उस पर लागू हो जाता है। तो गैस विलायक के साथ क्रिया ना करे। फिर बात करते हैं अनुप्रयोग की। तो अनुप्रयोग देखिए कैसे, शीतल पेय पदार्थों में। शीतल पेय पदार्थ कौन से होते हैं, आप कोका कोला देखा, सोडा वाटर देखी, इनमें होते हैं। जैसे जो बाटल होती है आपकी, जो कोका कोला वाली बाटल होती है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, साथ में जो भी पदार्थ होता है वो भरा होता है, और साथ में CO2 गैस किसके ऊपर, ढक्कन लगा होता है उच्च दाब पे, उसके रूप में दाब लगाकर इसमें CO2 को भरा जाता है और ढक्कन ऊपर से बंद कर जाता है। जैसे आप क्या करते हो, ढक्कन को हटाती हो तो ये जो गैस होती है वो एकदम से बाहर निकलती है, साथ में निकलती है कि नहीं, देखिए। तो वो किसके कारण भरी जाती है, कोका कोला में कौन सी CO2 गैस भरी जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है, जिसके कारण ही तो ये इनका स्वाद रहता है, मिठास होती है और बहुत बढ़िया लगती है। CO2 गैस के कारण वो गैस निकल जाती है और फिर कैसे ठंडे होने पर, यानी गर्म हो जाने पर फिर भी बेकार लगने लगती है। तो दाब किसकी, जो गैस CO2 किस नियम के आधार पर भरी जाती है उनमें, तो हेनरी नियम के आधार पर जो कोका कोला सोडा वाटर में CO2 गैस को भरा जाता है, ठीक है, क्लियर है। फिर देखिए, गोताखोरों द्वारा सांस लेने में। गोताखोरों द्वारा सांस लेने की बात की जाए तो देखिए, कोई गोताखोर होगा, मान लीजिए समुद्र है, ठीक है। गोताखोर क्या होगा, गोताखोरों में एक जो सिलेंडर लेके जाते हैं भी N2+O2, अगर मान लीजिए गोताखोरों की सिलेंडर में नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस को भर दिया जाए, ठीक है। तो जब गोताखोर समुद्र में जाएगा तो जैसे जैसे नीचे तरफ जाता है, नीचे जाने पर दाब बढ़ता है। तो शरीर में क्या हो जाए, पानी के अंदर जैसे जाते हैं तो दाब क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो वो जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस, अगर हमने सिर्फ क्या भरी उनमें, नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस भरी, तो ये क्या करे जाएंगे, शरीर में घुलती जाएंगी। दाब बढ़ने पर गैस क्या होती है, घुलती है, तो ये जाएंगी। लेकिन अब जो नीचे गए वे ऊपर तो आएंगे, और जैसे ही ऊपर आते हैं तो वो क्या होता है, दाब कम होता है, ऊपर आने पर दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो गैसें बाहर निकलेंगी। क्योंकि अब देखिए, इनमें हमने कौन सी गैस भरी थी, नाइट्रोजन गैस होती है, भारी और आगुलनशील गैस होती है। तो भारी गैस होती है तो गैस बाहर जो घुली है नसों में गैस, वो बाहर भी निकलेगी। तो बाहर निकलती है तो नसों में, किसमें, खून में घुलती है, तो अब बाहर निकलेगी तो क्या होती है कि भारी गैस होती है, तो खून की जो नसें होती हैं नलियों में, ये रुक जाती है और बुलबुले बनाती हैं, थक्का से बनाने लगती है, जिससे उसको, व्यक्ति को, जो गोताखोर को बहुत पीड़ा होती है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि इसमें साथ में कौन सी, हीलियम गैस भरते हैं, और जो हल्की गैस होती है इनके साथ थोड़े से मिश्रण में, जिससे व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो। तो क्या होता है कि गोताखोरों द्वारा सांस लेने में भी किसका उपयोग किया जा रहा था, किस पर आधारित है, वो भी किस पर, हेनरी के नियम पर, कि गोताखोर जैसे नीचे नीचे जाते हैं तो दाब बढ़ता जाता है और गैस घुलती जाती है, और जैसे ऊपर आती है तो दाब कम होता है और गैस बाहर निकलती है। अगर नाइट्रोजन गैस भर दी जाए साथ में तो क्या होती, गोताखोर की जो नसों में थक्के बन जाते हैं, उनके बुलबुले से बनने लगते हैं, और व्यक्ति को, गोताखोर को बहुत दिक्कत होती है, पीड़ा होती है। फिर देखिए, पर्वतारोही की बात की जाए, जैसे देखिए कि अगर ये पर्वत है, ठीक है, पर्वत है, अब व्यक्ति को इस पहाड़ पर चढ़ना है, तो हमने क्या पढ़ा, ऊपर जाने पर वायुमंडल पढ़ा आपने, ऊपर क्या होता है अपना वायुमंडल, और हम लोग सांस किस कारण ले रहे हैं, वायुमंडलीय दाब के कारण, क्योंकि हमारे ऊपर वायुमंडल है, वायुमंडल द्वारा दाब लगाकर जो गैसें हैं वो सब वायुमंडल में के नीचे, जमीन पर वो सब नीचे घुली हुई हैं, जिसके कारण हम सांस ले पा रहे हैं। और जैसे जैसे अगर हम ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल कम होता जाएगा, ठीक है, मतलब वायु जो क्या होगी, वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा।
तो अगर कोई गोताखोर जब ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जाता है तब भी सिलेंडर का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऊपर जाने पर दाब कम हो जाता है, दाब कम होने पर जो गैस वायुमंडल में गैसें घुली हैं उनकी विलेयता कम हो जाती है, जिससे सांस लेने में हमें दिक्कत होती है। और अगर भी नीचे रहेंगे, जैसे हम नीचे हैं भी, तो जब नीचे है तब तो क्या है, वायुमंडलीय दाब अधिक है तो सांस आराम से लगी। तो पर्वतारोहियों को द्वारा भी किसका उपयोग किया जाता है? हेनरी के नियम का उपयोग के आधार पर किया जाता है कि अगर पर्वतारोही ऊपर जा रहे हैं तो सिलेंडर लेकर जाना होगा। क्यों जाना होगा? क्योंकि ऊपर जाने पर दाब कम होता है, यानी वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन, खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और व्यक्तियों को पीड़ा महसूस होती है। ठीक है, तो ये होता है। फेफड़ों की क्रिया विधि में भी हेनरी के नियम का अनुप्रयोग किया जाता है, जैसे सांस लेना और छोड़ना सब किस पर निर्भर है? हेनरी के नियम। जैसे हम दबाव लगाकर सांस को लेते हैं तो जो हमने दबाव लगाकर फेफड़ों में गया वो ऑक्सीजन पूरे शरीर में घुल जाती है, और छोड़ते हैं तो गैसें बाहर जो भी होती है बाहर निकल आती है। तो ये भी किस पर निर्भर है? हेनरी के नियम पर निर्भर है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।